लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ए से लगाकर जेड तक, ए से लगाकर जेड तक की जितने भी तथ्य हो सकते हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी तथ्य छूटने ना पाए, ए टू जेड चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और चूंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में जितने भी, जैसे इस समय यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, ठीक है, कांस्टेबल की, एसआई की भर्ती आने वाली है, वीडियो री एग्ज़ाम होना है, लेखपाल की परीक्षा होनी है, कई सारी परीक्षा जहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्यों का बोलबाला होता है, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इधर के खासकर पेपरों में तो और भी क्वेश्चनों की संख्या, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश की पूरी सीरीज चला रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी चैप्टर ज़्यादा लंबा खींच रहा है तो उसको अगली वीडियो में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मुझे पहले अनुभव रहा है कि कोई लंबी वीडियो होती है तो आप लोग उसको थोड़ा कम देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझौता नहीं करता हूँ जल्दी, क्योंकि जो भी तथ्य लगते हैं इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा की दृष्टि से ये आना आना है, या थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा और तभी सिलेक्शन मिलता है, नौकरी मिलती है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र के बारे में अध्ययन किया था। उत्तर दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग, जो राजनीतिक मानचित्र है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, सबसे छोटा कौन सा जिला है, कितने जिले हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। छोटे मोटे जो तथ्य थे, जो स्टार्टिंग होती है उत्तर प्रदेश की, वो हम लोगों ने शुरू की थी, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक मानचित्र है, अभी इस मानचित्र पे आप ना जाइएगा, देखेंगे तो आप लग रहा होगा बहुत ही घोष पोष टाइप का, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्र को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बात, आपको आज का कोई कापी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं है, कोई कापी पेन लेके आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बस विश्लेषण करना है। तथ्य हैं लेकिन तथ्यों की संख्या कम है, लेकिन समझने वाली चीज़ें आज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं आज समझाऊंगा, बस आप वीडियो इत्मीनान से, वीडियो की स्पीड 1.25 करके इत्मीनान से पूरी वीडियो देखिए। आपका ये कि जो भौतिक मानचित्र है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहली बात, ये ऑक्सफोर्ड एटलस जो है, उसका एटलस जो है, वही मानचित्र का मैंने वहाँ से फ़ोटो खींचा है, ठीक है, और उसको मैंने इसमें डाला है, ठीक है ना, इस पीडीएफ में। ये आपको समझने में आसानी हो इसके लिए मैंने, देखिए अब ये रेड कलर का आप ये देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो निशान है, ठीक है, ये रेड कलर का जो निशान है, ये जो है उत्तर प्रदेश को इंगित कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप स्वरूप से कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी तथ्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बस आज समझने वाली चीज़ें आप इत्मीनान से समझिएगा। जब उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, नवंबर 2000 के पहले की बात है, तो उत्तर प्रदेश को 4 भौतिक भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। अब चूंकि उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर 24 जिलों को लेकर अलग एक राज्य बन चुका है नवंबर सन 2000 में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग को केवल उत्तर प्रदेश का पढ़ना है, यहीं से ध्यान देना है, ठीक ना। तो पहली बात, मोटा मोटा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मूलतः 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मूलतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भौतिक प्रदेशों में। जो ऊपरी वाला हिस्सा, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मैंने यही मैप इसलिए लिया है ना कि ये आपका प्राकृतिक मानचित्र है, इसमें हिमालय भी दिख रहा है, जो देखिए नीचे जो विंध्याचल श्रेणियाँ उड़ियाँ, ये सब इससे पहले से लिखा हुआ था, इसको लिखता मैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसा ही एक फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, जिससे आपको समझाने में, मुझे बस समझाना रह जाए। तो जैसा कि आपको पता, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, जैसा कि आपको मैप में पता है, ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर होता है, जैसा मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना, और इधर क्या होता है? इधर हो गया पूरब हो गया, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाता है? इधर हो जाता है पश्चिम, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में क्या चीज़ है? हिमालय, जैसा आपको पता है हिमालय, ठीक है ना, हिमालय है। और हिमालय का सबसे दक्षिणी जो क्या है? शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं, शिवालिक श्रेणी। तो उत्तर प्रदेश का जो ये है शिवालिक श्रेणियाँ, ये जो लास्ट का आप देखेंगे, ये
जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। इस शिवालिक श्रेणियों के जैसे लास्ट का जो होता है, ठीक है, ये भाबर इलाका कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर, भाबर क्षेत्र, ठीक। क्या कहलाता है? ये भाबर क्षेत्र कहलाता है, ठीक। चूंकि आपको जैसे सोचिए, जो पहाड़ है, पहाड़ के जस्ट बाद में क्या होगा, पहाड़ पर से पत्थर उत्थर टूट बिखर के गिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये इलाका क्या होगा? पथरीला इलाका होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर उत्थर सब आपको मिलते हैं। ये पथरीला एक तरह से इलाका मान लीजिए, ठीक ना। पत्थर उत्थर यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलेंगे। और जब बड़े बड़े पत्थर उत्थर मिलेंगे तो क्या होगा? चूंकि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं, जैसे देखिए कई सारी काली नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है, कई चीज़ें। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए वो थोड़ी सी विलुप्त हो जाती है। क्यों भाई विलुप्त हो जाएंगी? इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, नदियाँ आ रही हैं, तो पत्थरों के नीचे से वो नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो नदियाँ हैं एक तरह से विलुप्त जैसी दिखती हैं, लेकिन होती हैं नदियाँ, नहीं पत्थरों के नीचे से निकल जाती हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए, एक बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक ना, कई सारे यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, पूरा हिमालय है, ठीक ना। हिमालय का सबसे ये दक्षिणी हो गया हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा हुआ, तो ये शिवालिक श्रेणी कहते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिणी कौन सा भाग कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। शिवालिक में क्या है? खाली पत्थर है, ठीक ना। जितने भी पहाड़ हैं ऊपर से पत्थर उत्थर कभी का सड़क और रख के कभी सब गिरते रहते हैं और आके यहाँ पे सब रुकते हैं, ठीक ना। तो ये इलाका भाबर इलाका कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र कहलाता है, ठीक। इसके बाद का कौन सा ये है? उसके बाद आता है, थोड़ा मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। इसके बाद का, इसके पास में एक ये रेड कलर का, मैं देखिए ब्लू के नीचे मैं रेड कलर का कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रेड कलर का ये कौन सा इलाका हो गया? ये हो गया तराई क्षेत्र। क्या हो गया? तराई क्षेत्र। अभी भैया तराई क्षेत्र क्या होता है? ये देखिए सीधी सी बात, ये ऊपरी भाग जो हो गया 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर हो गया भाबर क्षेत्र, मध्य में आ जाता है ये आपका जो हो गया गंगा यमुना का मैदान, ठीक। और नीचे जो हो गया ये पठारी क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो बुंदेलखंड का दक्षिणी में हो गया। ये तो मोटे मोटे रूप से हो गया। लेकिन जो ऊपर जो भाबर क्षेत्र उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, मैं वो बता रहा हूँ। जो भाबर तो आप समझ गए, ये पथरीला इलाका हो गया, ठीक। उसके बाद अब नदियाँ यहाँ पर पत्थर जब खत्म होते हैं तब ये मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, मैदानी इलाका शुरू होगा, ठीक। तो ये मैदानी इलाके में क्या होता है? अब नदियाँ मैदानी इलाके में ज़मीन पर आ जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पत्थर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात, जमीन पे जब एकदम से नदियाँ आती हैं तो क्या होगा? दलदली इलाका बनेगा, दलदली इलाका बन जाएगा। तो ये आपका पूरा दलदली इलाका ये बन जाता है। तराई क्षेत्र जो है पूरा दलदली इलाका है, ठीक ना। तराई क्षेत्र कैसा है? पूरा दलदली इलाका है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो भाबर क्षेत्र है, जो ऊपर सबसे ऊपर जो भाबर क्षेत्र है उसकी चौड़ाई कितनी, इधर जो पश्चिम में है, ठीक है, ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर भाबर क्षेत्र की चौड़ाई है। ये पूरब की ओर जाते जाते ये कम होती चली जाती है, ठीक है। ये पूरब में थोड़ा धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन वहीं तराई क्षेत्र की बात की जाती है, जो इसके जस्ट बाद में दलदली इलाका है, वो पूरब में बहुत चौड़ी है, ठीक है ना। और ऊपर की ओर जाएंगे आप तो ये धीरे 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 कम होती जाती है। और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। कितनी है? लगभग 70 से 80 किलोमीटर। कितना? 70 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये जो तराई क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया सबसे नंबर 1 पे भाबर क्षेत्र, जिसके अंदर भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र आ जाता है। अब इसके नीचे क्या है? अब इसके नीचे जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जैसे ये है, ये गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। लगभग ये यहाँ तक आता है। देखिए ये पठारी इलाका आप देख रहे हैं, नीचे देखिए ये पठार है, ये सब ये जो जितना मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए पठारी क्षेत्र है। ये नीचे क्या दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। देखिए ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक। इधर साइड में इधर बघेलखंड का पठार पड़ जाता है, जस्ट इधर नीचे, ठीक ना। ये पूरा पठारी इलाका है। तो अब सबसे सेकंड पे कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान हो जाता है, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है आपके दिमाग में। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में एक खाका तैयार रहना चाहिए कि एग्जैक्टली भौतिक प्रदेशों में बांटा गया तो कैसे कैसे बांटा गया, ऐसे ही क्यों बांटा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता है। गंगा यमुना का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से मेनली गंगा यमुना नदी निकलती हैं और इनकी सहायक नदियाँ जो हैं
यहाँ से होती हैं, और ये काफ़ी उपजाऊ मध्य, ये जो पूरा ज़मीन का जो निर्माण किया गया है, मध्य जो है गंगा यमुना का मैदान, ये जो गंगा यमुना के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। ठीक, यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, अच्छी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही है। ठीक है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों कर दिया गया भैया? देखो ध्यान से देखिए, ये देखिए थोड़ा पथरीला इलाका दिख रहा है आपको, ये ऊपरी, ये हो गया क्या? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। ये क्या हो गया? बीच में जो आता है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है ना, ये ऊपर हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, बीच में हो गया मध्य गंगा का मैदान, सिंपल सा मध्य गंगा का मैदान। ठीक ना, मैदान। और नीचे क्या हो गया? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, नीचे क्या हो गया? निचली गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है ना, समझ लीजिए, एक दिमाग में आपके खाका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ऊपरी गंगा का मैदान आप देखें थोड़ा सा, यहाँ पे भी चूंकि अरावली श्रेणियाँ जो हैं, जो राजस्थान में जो मुख्यतः फैली हुई हैं, उसका जो ऊपरी बिल्कुल उत्तरी सिरा जो है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिम में इस इलाके में वो थोड़ा बहुत आता है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये अरावली श्रेणियों का ही कुछ ये भाग है। ठीक, तो अरावली श्रेणियाँ होगी, तो यहाँ की मिट्टी की खासियत क्या है? ये मिट्टी जो है यहाँ पे थोड़ी लाल मिट्टी पाई जाती है। कितनी, कैसी? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर थोड़ा शुष्क इलाका पड़ गया है। मथुरा, उत्तर प्रदेश, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है, जैसे आपको ये पता है। यहाँ पे मथुरा आपका हो गया, ठीक है ना, ये सॉरी, यहाँ पे मथुरा हो गया आपका। ये क्या है? वही अरावली श्रेणियों का इफेक्ट है, इसके कारण यहाँ पे ये थोड़ी सी ये आपकी शुष्क प्रदेश हो जाता है मथुरा के पास। ठीक है ना, ये सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। ये जो सबसे पूरब में होता है, इधर साइड में आपका, यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश, ये देखिए गोरखपुर, ये देखिए, ठीक है ना, गोरखपुर देखिए, ये जो गोरखपुर सबसे ज़्यादा हो गया, चूँकि यहाँ पे और भी ज़्यादा उपजाऊ गंगा के देखिए चली आ रही है। ये ऊपर पथरीली थोड़ी सी हो गई, ठीक ना, हल्की सी पथरीली होगी। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन यहीं पे होती है। जब मैं मानसून वाला आपको पढ़ाऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे कम क्यों होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, ठीक ना, कैसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब मैं मानसून वाला आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस सिंपल समझिए कि उत्तर प्रदेश को भौतिक 3 प्रदेशों में बांटा गया। भौतिक प्रदेश विभाजन 3 प्रदेशों में बांटा गया, 3 विभाजन करते हैं। नंबर ऊपर हो गया भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र में तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र आता है। और क्यों कहते हैं भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, क्या डिफरेंस है, ये मैं आपने क्लियर किया। ठीक, उसके बाद आता है फिर मध्य का इलाका, गंगा यमुना का प्रदेश, ठीक ना, गंगा यमुना मैदान कहलाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा वो पथरीला हो जाता है, बीच में थोड़ी मध्य गंगा जो हो गई, जो फैला होता है, और फिर निचली गंगा हो जाती है, ठीक ना, 3 भागों में सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या आता है? नीचे दक्षिणी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था कि नीचे क्या और दक्षिण कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? विंध्याचल श्रेणियां हैं, विंध्याचल श्रेणियां हैं। अब ये आप देखिए, यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए। अब ये थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा पथरीला इलाका हो गया। क्यों भैया पथरीला इलाका होगा? विंध्याचल श्रेणियाँ हैं यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, ये भांडेर पठार हो गया, ये जितने भी पठार हैं इसके यहाँ पे आस पड़ोस में क्या करते हैं, ये सब पथरीले के इलाके हो जाते हैं। आपको थोड़ा जिले भी ध्यान रखने हैं। जैसे मैं अब दक्षिण में बात करूँ तो कैसे बात करूँगी, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या हो गया? सोनभद्र इलाका हो गया, ठीक ना, सोनभद्र हो गया, ठीक। तो इस तरह यहाँ पे झांसी हो गया, ठीक है। यहाँ पे यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी, वो नदियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, जो आके चल के यमुना में मिल जाती है, तो वो आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पे के नदी हो गया, बखे हो गया, जवाई हो गया, बेतवा नदियाँ हो गई, ठीक है ना, ये सब जितनी भी नदियाँ हैं, ये सब आपकी उसकी एक कहते हैं यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। तो ये जितनी, ये बेतवा नदी हो गई, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है? पठार है। तो यहाँ की ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सीधा फसल हो गई। जैसे मध्य गंगा में जो ये गंगा यमुना का मैदान हो गया, वहाँ पे क्या होता है? ऑब्वियसली उपजाऊ ज़मीन है, गेहूँ होगा, चावल होगा, गन्ने की खेती खूब अच्छी खासी होती है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कौन सा जिला करता है? सीतापुर करता है, उसका लखीमपुर खीरी, आपस में फर्स्ट सेकंड होता रहता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, इधर क्या है? इधर फसलों की जो लंबाई कम हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है? चना होता है, ठीक है ना,
लंबाई कम हो गई यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे पथरीला इलाका हो गया। कैसा होगा? पथरीला इलाका होगा, रेतीला इलाका होगा, ऐसा इलाका होगा ये तीसरा भाग कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना, मेनली बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे उसके बाद आता है गंगा यमुना का मैदान, ये पूरा हो गया गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा इलाका गंगा यमुना का मैदान हो गया, ठीक है। ये जैसे ऊपरी गंगा हो गया, इसकी जो सबसे चौड़ाई जो है यहाँ पे कितनी, 500 किलोमीटर की लगभग है ना, 500 किलोमीटर की चौड़ाई होगी, ठीक। इसी तरह से फिर उसके बाद क्या आता है? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना, नीचे बुंदेलखंड का पठार हो गया, जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पथरीला इलाका हो गया, रेतीला इलाका हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे चंबल नदी है, ये अच्छे खासे ये मतलब बीहड़ का निर्माण करती है, चंबल नदी जो हो गई। तो ये सब ये दक्षिणी भाग हो गया। ये हो गई उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन, उत्तर मानचित्र का भौतिक हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद बस आपका ये छोटा सा एक टॉपिक था, समझने लायक था, आपने देखा होगा कि आप समझ गए हैं, ठीक है। इसमें कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, आपको नोट करने वाली चीज़, समझने वाली चीज़ थी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो विविध तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य, जैसे ये मैंने लिख लिया है, टाइप कर लिया है, बना लिया है, पहले लगातार टाइप करके बना भी रहा हूँ और आप पीछे पीछे पढ़ता भी जा रहा हूँ। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरियत महसूस होगी, आप बोरियत महसूस होती तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देते, देखते नहीं है, ठीक। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सुन लीजिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना है आपसे। जैसे आपको पता है यूपी कांस्टेबल की भर्ती होनी है 2023 वाली, ठीक है। यूपी एसआई की भर्ती होनी है, कुछ की चर्चाएं चल रही कि कब आ जाएगा, लगभग सब जब जैसा भी अपडेट मिलता है वो मैं भी आपको अपडेट कर देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। वीडियो री एग्ज़ाम बहुत मैंने अपडेट दिया है, बताया है क्या क्या है। वीडियो री एग्ज़ाम का होना है, ठीक है ना, लेखपाल का होना है। एक बात सुन लीजिएगा, ये जो 2022 वाला पेट हुआ था उसके थ्रू जो होना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो 2021 के जो थ्रू हुआ था वो तो अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और तो कुछ होना नहीं है। तो ये तो एक मोटे मोटे हो गए। एक जूनियर असिस्टेंट का आना है, जैसे कि और भी कई सारी वैकेंसीज हो गए, ठीक है ना, आर ओ की आनी है वो चीज़। तो ये जितने भी एग्ज़ाम है अभी इधर 3 से 4 महीने में, 5 महीने में कोई एग्ज़ाम अभी इधर कंडक्ट नहीं होने हैं, ठीक है ना। 3-4 महीने मान सकते हैं आप, कितना, 3-4 महीने। बहुत देखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये 3-4 महीने आपको डट के तैयारी करना है। यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ के इंतज़ार नहीं करना है कि भैया कब एक फार्म निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, कहीं धांधली ना हो जाए, ये नहीं करना है। आपके हाथ में तैयारी, आपको तैयारी करनी है। इस 3-4 महीने में मैं आपका ये उत्तर प्रदेश वाला जो पूरा टॉपिक है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरी मैं ये चीज़ें, सारे तथ्य मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश जो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होगा ये कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद विविध के बाद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जी कितने सारे वन्य जीव बाहर हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्षेत्रफल, ये देखिए मैं बहुत सारी तथ्य आपको बताते चला जाऊँगा। लगेगा कि यार सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं समझ लीजिए मैं पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उन तथ्यों को बताते चलो। कहीं मान लो एग्जामिनर पेपर को टफ कर दिया, तो टफ करेगा तो क्या पूछेगा, वही चीज़ें पूछेगा जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरफ से आपको बताता जाता हूँ, आप एक बार सुन भी लेंगे, अगर सुने होंगे तो भी हो सकता है वहाँ पे जब एग्जाम में बैठेंगे, आप मान लीजिए एग्जामिनर ने पेपर को टफ किया, तो वहाँ पे आप हो सकता है उत्तर तक पहुँच जाए। तो एक बार सुनते चले जाइए सर्च नज़र में, जिससे आपके दिमाग बढ़े, और जो बाकी नोट करने वाली चीज़ है वो आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो कुछ नोट करने लायक था नहीं, इसलिए मैंने आपको नोट नहीं कहा, मैंने कहा कि आप नोट ना कीजिए, आप केवल सुन लीजिए, ठीक है। भौतिक प्रदेश आप समझ गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रदेश का नाम, राजधानी कब क्या क्या रहा, पुनर्गठन, जितने पशु, राजकीय पशु पक्षी, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी, जो नहीं पता होंगी वो पता चल जाएंगी आपको, ठीक है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, देखिए मैं एक तरफ से टाइप करते हुए जा रहा हूँ और पीछे से वीडियो में बनाते हुए भी जा रहा हूँ, ठीक है। और 2-3 चैप्टर जब हो जाएंगे, लगभग 3 चैप्टर मान लीजिए हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैं अब टाइपिंग शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन कई किताबों में मुझे छांटने पड़ते हैं, तब जाके
क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूँ। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो? अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको मतलब समझा सकूं, ठीक ना। और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अगर समझ में आती है तो शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, वीडियो तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश जीके की पढ़ रहे हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों की भी तैयारी होती रहेगी, ठीक ना। कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।